नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सीरीज़ में हम आज का जो टॉपिक ले रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फ्यूज़। दोस्तों, फ्यूज़ के बारे में हम बेसिकली पढ़ते हैं कि फ्यूज़ जो है वो एक सुरक्षा युक्ति है, एक सेफ्टी डिवाइस है। असामान्य करंट आने पर ये तार को पिघला करके और सर्किट से लोड को अलग करने का काम करती है और ये ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि H=I²RT के अनुसार जो है वो वहाँ पर ऊष्मा पैदा होती है और ऊष्मा से वो फ्यूज़ का तार जो है वो पिघल जाता है और पिघल करके और सर्किट को ओपन कर देता है। सर्किट ओपन होता है तो सप्लाई और आपका उपकरण दोनों पृथक पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार से उसको किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है, और नुकसान नहीं होता है इसीलिए अपन कहते हैं कि ये एक सेफ्टी डिवाइस है, यानी कि एक सुरक्षा युक्ति है। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंबल के बारे में। फ्यूज का सिंबल। दोस्तों, यहां पर आपको 4 सिंबल बताए गए हैं। यहां जो पहला सिंबल बताया गया है वो है ANSI स्टैंडर्ड के अनुसार, यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है उसके द्वारा ये वाला सिंबल बताया गया है। दोस्तों, ज़्यादातर जो है हम काम यही वाला लेते हैं। इसके बाद में कोई काम में लेते हैं तो वो फिर लेते हैं हम तीसरा और चौथा, यानी कि दूसरा जो है उसको तो बहुत ही कम काम में लिया करते हैं हम। लेकिन फिर भी आप सबको ध्यान होना चाहिए कि फ्यूज के सिंबल कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला सिंबल आप देख रहे हैं कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया है। दूसरा जो है वो IEC स्टैंडर्ड के अनुसार, यानी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन जो है उसके द्वारा सिंबल बताया गया है। ये दूसरा सिंबल है। तीसरा जो सिंबल है वो भी आपका जो है वो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया है, और यहाँ पर ये ओल्ड स्टैंडर्ड है। ये ओल्ड स्टैंडर्ड जो है आपका उसके अनुसार जो है या ISO के द्वारा जो दिया गया था सिंबल, वो है आपके पास में चौथे नंबर का सिंबल। तो दोस्तों, सिंबलों को आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा सिंबल के परिप्रेक्ष्य में आपको ये भी सबको पता हो कि कई बार जो है हम सिंबल कुछ इस प्रकार से भी बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये वाला सिंबल और तीसरा जो सिंबल है ये सेम ही है, बस इसमें इसको क्या कर दिया आपने, इस बॉक्स में बंद कर दिया, तो ये ऐसा बन गया। तो आप जो है वो मोस्टली इस प्रकार से भी काम में लेते हो। फ्यूज़ जहाँ भी लगाना होता है आप डायरेक्ट ऐसे कर देते हो, तो इसका मतलब भी क्या है, वो फ्यूज़ का एक सिंबल ही है। आगे हम बात करते हैं फिर फ्यूज़ की परिभाषा की बात करता हूं सबसे पहले मैं। तो फ्यूज़ की जो परिभाषा होगी वो दोस्तों क्या होगी, सिंपल सी परिभाषा है। जो इसका कार्य है वही क्या होगी, इसकी परिभाषा है। तो फ्यूज बेसिकली क्या कार्य करता है, तो यहां पर अपन फ्यूज़ की परिभाषा जो है वो पढ़ रहे हैं। किसी वैद्युतिक परिपथ में असामान्य करंट, किसी वैद्युतिक परिपथ में असामान्य करंट आने पर उपकरण की रक्षा करने वाली युक्ति
फ्यूज कहलाती है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर असामान्य करंट से मतलब ये है कि आपने कितनी करंट निर्धारित करी है। आप यदि फ्यूज 10 एम्पियर वाला लगाए हो तो जाहिर सी बात है 10 एम्पियर तक जो है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, उसमें आराम से करंट का प्रवाह होगा। लेकिन 10 से ज़्यादा करंट जैसे ही प्रवाहित होगी तो वहाँ पर जो है वो आपका फ्यूज़ तार पिघल करके टूट जाएगा, भंजित हो जाएगा, और ऐसे में करंट का फ्लो रुक जाएगा, यानी कि स्रोत और उपकरण दोनों अलग अलग हो जाएंगे और इस प्रकार से सुरक्षा हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर परिभाषा जो है अपनी वो है कि किसी वैद्युतिक परिपथ में असामान्य करंट आने पर उपकरण की रक्षा करने वाली युक्ति जो है वही आपकी जो है वो फ्यूज़ कहलाती है। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, इसकी कुछ मुख्य बातें हम पढ़ते हैं। पहली मुख्य बात कि फ्यूज जो है उसको एफ या के अंग्रेजी के अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये तो हमारे को सबको पता था कि हम ऐप से जो है वो प्रदर्शित करते हैं फ्यूज़ को, लेकिन आपको सबको ये भी पता हो कि कई बार इसको कैसे भी प्रदर्शित किया जाता है। तो अंग्रेजी के एफ और के अक्षरों से आप जो है वो फ्यूज जो है उसको प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर एक बात ये भी पढ़ सकते हैं कि फ्यूज जो है वो एक सुरक्षा युक्ति है। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं फ्यूज मुख्यतः टिन 63% अनुपात सीसा 37% से बना होता है। दोस्तों फ्यूज तार जो है वो मुख्यतः किससे बनाते हैं हम? मुख्यतः टिन और शीशे से। वैसे तो आप सबको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का भी होता है फ्यूज़, कॉपर का भी हम काम में लेते हैं। इसके अलावा और भी मिश्र धातुओं के जो फ्यूज़ जो हैं वो हम काम में ले सकते हैं। लेकिन एक बेसिकली हमारे को पता होना चाहिए कि मुख्यतः जो है हम किसको काम में लेंगे? टिन और शीशे को। इसके अलावा दोस्तों आप सबको पता हो कि फ्यूज जो है उसे फ्यूज हमेशा फेज तार के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। दोस्तों जो फ्यूज तार होगा उसको हमेशा ही जो है हम कहाँ लगाएंगे? फेज तार के श्रेणी क्रम में लगाएंगे, क्योंकि फेज तार को ही हमारे को पृथक करना होता है। इसलिए हमारा जो सबसे पहला जो उपाय है फेज को लगाने का वो कहाँ लगाएंगे? कई बार दोनों को भी लगा देते हैं, पर न्यूट्रल के साथ में भी लगाते हैं, लेकिन न्यूट्रल का फेज जो है फ्यूज जो है वो कभी उड़ता नहीं है, हमेशा फेज का ही उड़ता है। इसलिए हमारे को ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी पता हो फ्यूज तार का गलनांक अल्पतम तथा प्रतिरोध
न्यूनतम रखा जाता है। यानी कि गलनांक भी कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, और प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्योंकि प्रतिरोध कम इसलिए होना चाहिए तभी तो उसके अंदर से करंट का प्रवाह हो पाएगा। यदि आपने ज़्यादा प्रतिरोध का ले लिया तो वो तो पहले ही पिघल करके टूट जाएगा। इसलिए आप क्या कर रहे हैं, उसको कम प्रतिरोध वाला रख रहे हैं ताकि ज़्यादा समय तक उसमें करंट का प्रवाह हो सके, उसके निर्धारित मान तक की करंट उसमें से गुजर सके। इसके अलावा अल्प गलनांक वाला होना चाहिए। दोस्तों आप सबको वैसे भी पता ही होगा कि यहाँ पर जो टिन की मात्रा अपन ज़्यादा मिला रहे हैं तो जाहिर सी बात है गलनांक क्या होगा, कम ही होगा। और टिन की मात्रा जब कम कर देंगे आप तो गलनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप सबको ध्यान रखनी चाहिए कि ये फ्यूज़ तार जो हैं उसका गलनांक जो है वो क्या होना चाहिए, अल्प होना चाहिए, और इसके साथ ही जो है वो प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए, अल्प होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसी में मैं और बात ऐड करता हूं। अगले पेज में ले लेते हैं अपन। फ्यूज की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए उसकी शॉर्ट सर्किट अवस्था देखी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात हमें और सीखनी है कि ये जो शॉर्ट सर्किट अवस्था जो है वो किससे देखी जाएगी। तो आप सबको पता हो कि सीरीज टेस्ट लैंप से, मेगर से, मल्टीमीटर से, ओम मीटर से, इन सब से जो है आप शॉर्ट सर्किट अवस्था का उसका पता लगा सकते हो। और शॉर्ट सर्किट अवस्था जो है उसी से आप जो है कह सकते हैं कि फ्यूज सही स्थिति में है, या क्योंकि यदि ओपन स्थिति आ गई उसकी तो इसका मतलब खराब है, और शॉर्ट सर्किट अवस्था यदि आ रही है इसका मतलब क्या है, सही है। मैं एक उदाहरण देकर के यहाँ पर समझाता हूँ दोस्तों। ये पूछा भी जाता है, या फिर आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि जो बड़े बड़े होटल्स वगैरह होते हैं जहाँ पर हज़ारों कमरे होते हैं, वहाँ पर मान लो किसी कमरे का कोई फ्यूज चला गया हो तो फिर उसको कैसे रिपेयर करेंगे। क्या इलेक्ट्रीशियन हज़ारों कमरों के फ्यूज़ के कटआउट को खोल करके सबको थोड़ी देखेगा कि किसका फ्यूज़ गया हुआ है या किसका नहीं गया हुआ है। तो उसके लिए एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को हम इस प्रकार से सीख सकते हैं। मान लो ये यहाँ पर कोई फ्यूज़ लगा हुआ है, और यहाँ आपने एक लैंप लगा दिया इसके समांतर क्रम में। ये कोई इंडिकेटर लैंप है, इंडिकेटर लैंप, और इधर जो है वो कोई आपका लोड लगा हुआ है, आरएल लगा हुआ है, और इन दोनों टर्मिनलों पर जो है आप सप्लाई दे रहे हैं। दोस्तों मान लो इधर से करंट का प्रवाह हो, अभी ये फ्यूज़ यदि सही की स्थिति में होगा, यदि ये फ्यूज़ की सही स्थिति में होगा तो सीधी सी बात है करंट को सीधा रास्ता इधर फ्यूज़ के द्वारा ही मिल रहा है। करंट को जो सीधा रास्ता जो मिल रहा है, करंट को जो सीधा रास्ता मिल रहा है वो सीधे इधर से मिल रहा है, फ्यूज़ से होता हुआ। तो करंट इस प्रकार से चली जाएगी,
और आपका लोड जो है वो कार्य करने लगेगा। लेकिन दोस्तों सपोज करें कि ये फ्यूज़ तार जो है वो पिघला हुआ है, टूटा हुआ है, यानी यहाँ से मान लो ये पिघल गया है, टूट गया है, तो ऐसे में फिर क्या होगा दोस्तों, ऐसे में फिर करंट अपना रास्ता इस प्रकार से बनाएगी और इधर से होती हुई, इस लैंप से होती हुई और इस प्रकार से जो है वो सर्किट पूरा करेगी। तो दोस्तों ऐसे में ये लैंप जो होगा, ये इंडिकेटर लैंप जो होगा वो प्रकाशित होगा, और प्रकाशित होगा तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि लैंप प्रकाशित तभी होगा जब फ्यूज़ क्या होगा, खराब होगा। यदि लैंप प्रकाशित नहीं होता है तो इसका मतलब फ्यूज़ की स्थिति जो होगी वो क्या होगी, सही होगी। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जो है आप सीरीज टेस्ट लैंप, मेगर, मल्टीमीटर, ओम मीटर इनसे भी कर सकते हो, क्योंकि यदि ये सब ओपन सर्किट दोष को बताते हैं इसका मतलब फ्यूज़ खराब है, और यदि शॉर्ट सर्किट अवस्था ये बता रहे हैं इसका मतलब फ्यूज़ जो है वो सही है। तो इस प्रकार से हमारे को इन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि फ्यूज़ सही स्थिति ज्ञात करने के लिए उसकी शॉर्ट सर्किट अवस्था देखी जाती है, और किससे देखी जाती है, सीरीज टेस्ट लैंप से, मेगर से, मल्टीमीटर से, ओम मीटर से। यदि ये ओपन सर्किट अवस्था को दर्शाते हैं तो इसका मतलब आपका फ्यूज़ जो है वो ख़राब है, और शॉर्ट सर्किट अवस्था है तो इसका मतलब क्या है, सही है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखनी थी। आगे फिर हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है फ्यूज़ के पारिभाषिक शब्द। बिल्कुल दोस्तों, आपने आईटीआई की क्लासों में ज़रूर पढ़ा होगा या पहले कभी आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ अपन पढ़ते हैं, चाहे वो मोटर हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे वो एसी थ्योरी हो, चाहे डीसी थ्योरी हो, वहाँ अपन जो है उसकी पारिभाषिक शब्दों के बारे में ज़रूर जानकारी लेते हैं जो हमारे काम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपके पास में पारिभाषिक शब्द जो हैं वो पढ़ रहे हैं, और सबसे पहला जो पारिभाषिक शब्द है वो है फ्यूज़ घटक या फ्यूज़ तार। फ्यूज़ घटक या फ्यूज़ तार। तो दोस्तों यहाँ पर आपको चित्र भी दिया हुआ गया है। ये एक सिंपल सा तार है, पतला है, मोटा है, तो वो तो पतला और मोटा तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी कैपेसिटी का फ्यूज़ बांधना चाह रहे हो या कितने लोड के ऊपर आप जो है वो फ्यूज़ बांधना चाह रहे हो। तो यहाँ पर जो है इस तार की मोटाई और जो पतला है या मोटा है वो किस बात पे डिपेंड करता है, विद्युत धारा के मान पे डिपेंड करता है। यानी जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ही मोटा अपन फ्यूज़ बांधेंगे, यदि छोटा बांध दिया तो वो वैसे ही पिघल करके टूट जाएगा। तो यहाँ फ्यूज़ घटक और फ्यूज़ तार से मतलब दोस्तों, ये जैसे फ्यूज़ है तो यहाँ पर ये जो तार लगता है, यहाँ पर जो ये तार लगता है, ये वाला जो तार इसके ऊपर लगेगा, इसमें कसा जाएगा, तो इस तार की बात हो रही है। ये जो तार है वो तार ये वाले तार ही बनते हैं, और इसे ही आप फ्यूज़ घटक या फ्यूज़ तार कहते हैं। इसे ही आप फ्यूज़ घटक या फ्यूज़ तार कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप परिभाषा को देखें कि फ्यूज़ घटक की परिभाषा क्या होगी, तो वह तार जिसकी अभिकल्पना, वह तार जिसकी अभिकल्पना परिपथ में पिघलाने या पिघलने के लिए की गई हो। दोस्तों इस बात को वापस समझे, वह तार जिसकी अभिकल्पना परिपथ में
पिघलाने या पिघलने के लिए की गई हो, और ये पिघलाना और पिघलना कब होगा? जब धारा निर्धारित मान से अधिक होगी। यानी फ्यूज तार जो है वो कब पिघलेगा? जब निर्धारित मान से करंट का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो उस समय क्या होगी? ये पिघल करके टूट जाएगा। और इसकी आपने अभी कल्पना भी आपने इसीलिए करी थी कि भविष्य में जब कभी भी अधिक जब करंट होगी, निर्धारित मान से अधिक करंट होगी, तो उस समय ये पिघल करके टूट जाएगा। तो आपने यही कल्पना करी थी और इसीलिए आपने ये लगाया था। तो ये आपकी क्या होगी? फ्यूज घटक की एक तरह से परिभाषा होगी कि वह तार जिसकी अभिकल्पना परिपथ को पिघलाने के लिए की गई थी, यानी कि जो जब निर्धारित मान से ज़्यादा करंट आएगी तो उस पर क्या होगा? ये पिघल करके टूट जाएगा। तो ऐसा तार जो है वो क्या कहलाएगा? आपका फ्यूज घटक कहलाएगा या फ्यूज तार कहलाएगा, या इसको आप कई बार लिखा हुआ आता है फ्यूज एलिमेंट। तो एलिमेंट भी वही बात है यहाँ पर। आगे बात करते हैं हम फ्यूज वाहक के या फ्यूज कैरियर के। दोस्तों ये कैरियर शब्द वही है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्रक जो होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है गुड्स कैरियर। तो गुड्स कैरियर मतलब गुड्स का मतलब वहाँ माल है, यानी माल ले जाने वाला है वहाँ। तो यहाँ पर जो है फ्यूज कैरियर लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? ये जो फ्यूज घटक होगा उसको ले जाने वाला। तो ये यहाँ पर दोस्तों आपको जो चित्र दिया गया है वो फ्यूज कैरियर का चित्र दिया गया है। और फ्यूज कैरियर का मोस्टली काम क्या है? इस तार को धारण करके और इसे ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो जिसको यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ परिभाषा में, फ्यूज का वह भाग जो फ्यूज घटक को स्थापित कर फ्यूज आधार के साथ संपर्क बनाता हो। दोस्तों सिंपल सी बात है कि फ्यूज कैरियर एक तो फ्यूज को निर्धारित स्थापित करेगा, फ्यूज घटक को स्थापित करेगा, और फिर जो है ये जो बेस लगा हुआ है यानी कि फ्यूज का जो आधार लगा हुआ है, इस आधार में इसको आप जो है इस प्रकार से लगा देंगे। अब आपको इसके बारे में और पढ़ना हो कि फ्यूज वाहक जो है उसमें क्या क्या होता है, तो फ्यूज वाहक में क्या क्या होगा दोस्तों आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये 2 टर्मिनल है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। फिर लिख सकता हूँ 2 टर्मिनल के बाद में इसमें एक जो है वो फ्यूज घटक होता है। फिर लिख सकता हूं मैं कि ये अलग अलग कैपेसिटी के बनाए जाते हैं और अलग अलग पदार्थों के भी बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से वो पदार्थ हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख सकता हूं मैं पोर्सलिन, इसके अलावा कांच, इसके अलावा बेकेलाइट आदि। यानी ये जो फ्यूज कैरियर जो बनता है या इसका जो ये आधार बनता है वो पोर्सलिन के हो सकते हैं, कांच के हो सकते हैं, बेकेलाइट के हो सकते हैं। अब बात करता हूं मैं फ्यूज आधार की। तो दोस्तों फ्यूज आधार में मैं लिख सकता हूं, यहाँ पर फ्यूज आधार में लिखूंगा मैं फ्यूज वाहक
को ग्रहण कर वैद्युतिक सर्किट को पूरा करने वाली युक्ति फ्यूज आधार कहलाती है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि जैसे एक तार यहाँ से जुड़ेगा और लोड पे लग जाएगा इधर, और ये वाला जो तार और ये वाला जो तार है, इन दोनों टर्मिनलों पर यहाँ पर सप्लाई दे दी जाएगी। तो अभी जो इस लोड का सर्किट पूरा नहीं है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, ये फ्यूज तार जो बंधा हुआ कैरियर था वो क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे। लगाते ही आपको पता है इस प्रकार से ये सर्किट पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि फ्यूज वाहक को ग्रहण करके और सर्किट को पूरा करने वाली जो युक्ति है उसे क्या कहेंगे आप, फ्यूज का आधार कहेंगे। आगे फिर मैं बात करता हूं फ्यूजिंग धारा। फ्यूजिंग धारा और एक है आपके पास में धारा निर्धारण। फ्यूजिंग धारा से मतलब क्या है और धारा निर्धारण से क्या मतलब है। फ्यूजिंग धारा वह धारा है, तो यहां लिख सकता हूं मैं, वह अधिकतम धारा, फ्यूजिंग धारा वह अधिकतम धारा जो तार को वह अधिकतम धारा जो तार को पिघला दे, या अधिकतम की जगह आप न्यूनतम करें, न्यूनतम, वह न्यूनतम धारा जो तार को पिघला दे। क्योंकि यहां पर मैंने दोस्तों न्यूनतम क्यों किया है, क्योंकि मान लो कोई 10 एम्पियर पे काम करने वाला फ्यूज है, तो आपको पता है कि 10 से जैसे ही 10.5 भी होगी तो वो पिघल करके टूट जाएगा। लेकिन वहाँ पर 15 एम्पियर होगी तो भी वो पिघल करके टूटेगा, 20 एम्पियर होगी तो भी वो पिघल करके टूटेगा। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या करना है, वो कम से कम मान लेना है, वो न्यूनतम मान लेना है जिसके ऊपर वो पिघल करके टूट जाता है। वही क्या होती है, फ्यूजिंग धारा होती है उसकी। और फ्यूजिंग धारा से ही उसकी कैपेसिटी का निर्धारण करते हैं अपन। यानी एक तरह से फ्यूजिंग धारा जो है उसकी कैपेसिटी है कि 5 एम्पियर पे काम करने वाला है, 10 एम्पियर पे काम करने वाला है, 16 एम्पियर पे काम करने वाला है, 32 एम्पियर पे काम करने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ सीधी सी बात कि वो उसकी क्या है, फ्यूजिंग धारा है। वो उसकी क्या है, फ्यूजिंग धारा है। जैसे मान लो ये आपको सर्किट दे रखा है, यहाँ इस सर्किट में मैं ये फ्यूज लगा देता हूँ, यहाँ आपके पास में सप्लाई है। अब आप इस प्रकार से इसके अंदर से करंट का फ्लो हो रहा है, लेकिन निर्धारित मान इसका मान लो 5 एम्पियर है, और 5 से जस्ट ज़्यादा 5.01 एम्पियर भी होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पिघाल करके इसको क्या करेगा, तोड़ देगा। तो ये जो न्यूनतम वैल्यू होगी, वो न्यूनतम वैल्यू जो है वही क्या होगी, उसका धारा निर्धारण है, ओ सॉरी फ्यूजिंग धारा है। अब बात करते हैं अपन धारा निर्धारण की। धारा निर्धारण में दोस्तों क्या होता है, वह न्यूनतम धारा मान जिस पर एक बार वापस से देखें इसकी परिभाषा को, वह अधिकतम धारा
वह अधिकतम धारा जिस पर बिना ऊष्मित हुए करंट का प्रवाह हो जाए, धारा निर्धारण कहलाता है। धारा निर्धारण कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर दोबारा से आप इसको समझें कि धारा निर्धारण से क्या मतलब है। धारा निर्धारण से मतलब ये है कि मान लो ये कोई सर्किट था, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है वो ये फ्यूज़ कितनी सहन कर सकता है, बिना गर्म हुए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से जो करंट गुजर सकती है आसानी से, वो इस फ्यूज़ की क्या है, धारा निर्धारण है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई अपने को कि वो अधिकतम धारा जिस पर बिना ऊष्मित हुए ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है वो प्रवाहित हो जाए, वो उसका क्या कहलाता है, धारा निर्धारण। तो दोस्तों इन दोनों को थोड़ा डिटेल से और इस ध्यान रखें, इनमें कन्फ्यूज भी होते हैं, फ्यूजिंग धारा और धारा निर्धारण। फ्यूजिंग धारा से मतलब ये है कि वो कितनी करंट के ऊपर पिघलेगा, और धारा निर्धारण से मतलब ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है वो कितनी सहन कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट कितनी सहन कर सकता है, तो वो धारा निर्धारण कहलाएगा उसका। आगे फिर हम बात करते हैं किर्यांत गुणक। किर्यांत गुणक, दोस्तों किर्यांत गुणक से क्या मतलब है, कई बार किर्यांत गुणक जो है उसका फ्यूज का आर्कन काल भी कहा जाता है। किर्यांत गुणक जो है उसको कई बार फ्यूज का आर्कन काल भी कहा जाता है। क्या होता है ये वास्तव में, फ्यूज तार जितने समय में पिघलकर टूट जाता है, फ्यूज तार जितने समय में पिघल करके टूट जाता है, वही उसका किर्यांत गुणक या आर्कन काल कहलाता है। किर्यांत गुणक या आर्कन काल कहलाता है। तो दोस्तों किर्यांत गुणक से मतलब यहाँ पर यह है कि फ्यूज तार जो है वो कितने समय में पिघल करके टूटेगा। आप सबको पता होना चाहिए कि रिवायरेबल प्रकार के जो होते हैं, जिनको आप हिंदी में पुनः तारण प्रकार के कहा करते हैं, तो इनका जो टाइमिंग जो है वो बदल सकता है, क्योंकि चारों ओर का वातावरण का भी इनके ऊपर फर्क पड़ता है, उसके कारण भी। इसके अलावा इनका ऑक्सीकरण वगैरह हो जाता है, उसके कारण भी। तार के मुड़ जाने से भी उसमें वीक पॉइंट बन जाता है, उसके कारण से भी। तो इनके आर्कन काल जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो आपका LRC, HRC या बंद प्रकार के जो फ्यूज़ हैं, उनमें जो है वो आर्कन काल फिक्स होता है। आगे फिर हम बात करते हैं फ्यूजिंग घटक की। दोस्तों आप इसे फ्यूजिंग घटक भी कह सकते हैं, इसके अलावा इसको फ्यूजिंग गुणांक भी कहते हैं। तो फ्यूजिंग गुणांक के लिए और फ्यूजिंग घटक के लिए हम बात करते हैं। आपने पहले अभी पढ़ा, पिछली पेज में अपन ने पढ़ा था कि धारा निर्धारण क्या होता है और फ्यूजिंग धारा क्या होता है। तो यहाँ पर यही कहेंगे अपन कि फ्यूजिंग धारा तथा धारा निर्धारण दोनों का जो अनुपात है
उस अनुपात को ही फ्यूजिंग घटक कहते हैं। आप सबको ये भी पता हो, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पुनः तारण प्रकार के जो हैं, पुनः तारण प्रकार के फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक कितना होता है, तो 1.4 से 1.7 तक, जबकि HRC का फ्यूजिंग गुणांक पढ़ते हैं अपन 1.1। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों अनुपात हैं, और अनुपात होगा तो जाहिर सी बात है कोई मात्रक नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि क्रियांत गुणांक क्या होता है और फ्यूजिंग घटक या फ्यूजिंग गुणांक क्या होता है। आगे फिर हम बात करते हैं दोस्तों फ्यूज के प्रकारों की, जिनमें जो मुख्य काम में आता है अपने, वो है अपना किटकैट फ्यूज। किटकैट फ्यूज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम किटकैट फ्यूज के बारे में। दोस्तों आपको ये चित्र दिख ही रहा होगा। इस चित्र में जो है ये बेस है, आधार है, और यहाँ जो है ये फ्यूज कैरियर है। इसका फ्यूज वाहक के नाम से अपने अभी पढ़ा। और इसमें जो ये इस प्रकार से ये आ रहा है, ये तार कसा हुआ है, जिसको अपन ने फ्यूज तार के रूप में या फ्यूज घटक के बारे में पढ़ा। ये जो है वो पोर्सलिन चीनी मिट्टी का बना हुआ दिख ही रहा है आपको। इसके अलावा कांच का भी हो सकता है, बेकेलाइट का भी हो सकता है, ऐसा अपन ने पढ़ ही लिया है। ये इसके कॉन्टैक्ट्स या टर्मिनल बताए जा रहे हैं। तो इसके टर्मिनल जो है वो किस इस प्रकार से होते हैं दोस्तों। एक जो है वो मेल टाइप होता है, एक फीमेल टाइप होता है, और ये दोनों आपस में लग जाते हैं। और यहाँ पर जो है इसका बेस जो होगा वो एक साइड में इधर से और एक साइड में इधर से किसी स्रोत के साथ में और लोड के साथ में जुड़े हुए होंगे, कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पर जो है आप सप्लाई दे देंगे। इसको जैसे ही आप लगाएंगे तो यहाँ का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और इस प्रकार से आपके लोड का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और लोड कार्य करने लगेगा। तो ये जो है वो किटकैट के बारे में था। अब किटकैट के बारे में कुछ कुछ मुख्य बातें हैं, वो भी हम लिखते हैं। सबसे पहली बात जो है इसके लिए, ये पुनः तारण प्रकार के होते हैं। ये पुनः तारण प्रकार के होते हैं, यानी रिवायरेबल प्रकार के होते हैं। इनमें वायर यदि जल गया तो बार बार बदला जा सकता है। ये है पुनः तारण से मतलब। यदि मान लो आपके लोड ज़्यादा है और बार बार फ्यूज जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, लोड को तो कम कर नहीं सकते, लोड तो चलाना ही है अपने को, तो अपन फ्यूज क्या करेंगे, थोड़ा सा मोटा लगा देंगे। तो ये पुनः तारण प्रकार के होते हैं। इसके अलावा आप सबको ये भी पता हो इनकी कार्य प्रणाली विद्युत के ऊष्मीय सिद्धांत के अनुसार अर्थात H बराबर I²RT पर इनकी कार्यप्रणाली विद्युत के ऊष्मीय सिद्धांत के अनुसार अर्थात H बराबर I²RT पर
कार्य करती हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ H बराबर I स्क्वायर RT लिखा है, यानी कि कितनी करंट प्रवाहित होगी उसका वर्ग, रेजिस्टेंस और समय, उन सब के बराबर जो है इस तार में ऊष्मा पैदा होगी, और इस तार में ऊष्मा पैदा होगी उसके हिसाब से ये पिघलेगा। अब बात और भी आती है यहाँ पर सीखने की, वो ये है, ये फ्यूज आर्कन काल को घटा बढ़ा सकते हैं। कैसे दोस्तों? क्योंकि आर्कन काल इनका कैसे घट जाता बढ़ जाता है, क्योंकि अभी आपने चर्चा करी भी थी, क्योंकि ये खुले में है। यदि मान लो बाहर धूप पड़ रही है बहुत ज़्यादा, पहले ही टेम्परेचर गर्म हो रखा है, तो गर्म टेम्परेचर के ऊपर आपको पता है कि इसके पिघलने के और भी ज़्यादा चांस है। या फिर मान लो कि यहाँ बिल्कुल ही ठंडा मौसम हो रखा है, तो ये 5 एम्पियर के ऊपर पिघल जाना चाहिए था, लेकिन ठंडा मौसम ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन 5 एम्पियर करंट प्रवाहित होने के बावजूद भी ये नहीं पिघल रहा है, क्योंकि ठंडा मौसम था इसलिए ये नहीं पिघल पा रहा है। तो कहने का मतलब चारों ओर के वातावरण का जो है वो प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, इसलिए इनका आर्कन काल जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप सबको ये भी पता हो कि ये 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर तक की क्षमता में बनाए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, किटकैट फ्यूज जो है वो 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर तक की क्षमता के बनाए जा सकते हैं। आप सबको ये पता होना चाहिए कि घरों के अलावा ये वितरण प्रणाली जो है, उस वितरण प्रणाली में भी जो है किटकैट प्रकार के फ्यूज को लगाया जाता है। आगे आप सबको ये पता हो आगे इसमें यह भी पता हो आपको कि ये मुख्यतः टिन अनुपात शीशा यानी कि 63 और 37 इस अनुपात में बने होते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर तांबे व एल्यूमिनियम के फ्यूज भी बांधे जा सकते हैं। तांबे व एल्यूमिनियम के फ्यूज भी बांधे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पढ़ते हैं यहाँ पर किटकैट फ्यूज के बारे में। किटकैट फ्यूज के बारे में एक बार मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ कि ये पुनः तारण प्रकार के होते हैं, इनमें तार बार बार बदला जा सकता है। फिर ये H बराबर I स्क्वायर RT के सिद्धांत पर कार्य करने वाले होते हैं। इनका आर्कन काल जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। ये 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर तक की क्षमता वाले बनाए जा सकते हैं। इनमें मुख्यतः टिन और शीशा प्रयोग किया जाता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर तांबे और एल्यूमिनियम के मोटे फ्यूज भी बांधे जा सकते हैं। तो ये था आपका किटकैट फ्यूज, जो मोस्टली अपने घरों में जो है वो काम में लिया जाता है। आगे फिर हम बात करते हैं दोस्तों किटकैट फ्यूज की हानियां व लाभ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ हानि की बात हो रही है, तो मैं हानि की बात करूं तो यहाँ पे लिख सकता हूं, एक तो चारों ओर के तापमान का प्रभाव पड़ने से आर्कन काल
बढ़ या कम हो जाता है। बिल्कुल समझ गए होंगे दोस्तों आप कि चारों ओर का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, या तो फ्यूज उड़ता नहीं है या टाइम से पहले उड़ जाता है। दूसरा नुकसान, फ्यूज तार का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने के कारण फ्यूज जल्दी से पिघल जाता है। तीसरा नुकसान दोस्तों, फ्यूज के पिघलने पर स्पार्किंग के कारण, फ्यूज के पिघलने पर स्पार्किंग के कारण आग लगने का खतरा रहता है। अब दोस्तों इन्हीं सब के कारण जो है वो आप जो है वो HRC या LRC प्रकार के फ्यूज जो हैं वो काम में लेते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इसमें फ़ायदा तो एक ही है। फ़ायदा क्या है? एक इसे बार बार तार बदलकर काम में लिया जा सकता है, क्योंकि ये रीवायरेबल प्रकार का है, पुनः तारण प्रकार का है। तो ये तो इसका क्या है, लाभ है, और ये सब जो है इसकी क्या है, हानियां हैं। आगे फिर हम बात करते हैं दोस्तों कारतूस फ्यूज की, जिसको आप कार्टिज फ्यूज के नाम से भी जानते हो। कार्टिज फ्यूज, कार्टिज फ्यूज या कारतूस फ्यूज, जो दिखने में आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर जो आपको चित्र दिया गया है ये कार्टिज फ्यूज का है। कार्टिज फ्यूज में क्या क्या होता है दोस्तों? सबसे पहली बात तो ये कि कार्टिज फ्यूज जो होते हैं वे केवल एक बार ही काम में लिए जा सकते हैं, यानी ये यूज एंड थ्रो होते हैं। एक बार जल गया फिर इसको फेंकना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है, इसको वापस से अपन काम में नहीं ले सकते हैं। ये कोई रिपेयर नहीं होता है, या होता है तो इससे बढ़िया तो रिपेयरिंग का खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, इससे बढ़िया तो अपन नया ही लिया है। तो ये केवल एक बार ही काम में लिए जा सकते हैं। दूसरी बात, इनकी संरचना कैसी होती है? ये खोखले ड्रम नुमा बेलनाकार आकृति में होते हैं। फिर लिखेंगे यहाँ पर अब
अगला पॉइंट, इसके बीच में एक इंडेक्स वृत्त या इंस्पेक्शन विंडो भी कह सकते हैं आप, वर्त बना होता है जो फ्यूज के खराब अर्थात जलने की स्थिति दर्शाता है। कईयों में तो ऐसे पारदर्शी कांच ही लगा हुआ होता है, तो उनमें तो जरूरत ही नहीं होती इंडेक्स वर्त बनाने की। जिनमें पारदर्शी नहीं होता है वहां पर यहाँ पर इंडेक्स वर्त होती है एक। आगे आपको और बताऊं कि इसमें ये जो फ्यूज तार लगा हुआ है, तो इस फ्यूज तार के ऊपर क्या करते हैं, एक वाइट सा कागज लगा देते हैं। फ्यूज तार पर सफेद कागज लगा दिया जाता है, जिससे जलने पर उसकी स्थिति का पता लग सके। आगे फिर हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो पाउडर जो होता है वो या तो आप मार्बल पाउडर को काम में लेते हैं, या फिर जो है किसी प्रकार की कोई गैस वगैरह जो है वो भरी हुई होगी। तो इसमें जो अगली बात लिखेंगे, इसमें जो ट्यूब नुमा भाग होता है उसमें शुष्क चूर्ण भरकर ऑक्सीकरण ट्यूबनुमा भाग होता है, उसमें शुष्क चूर्ण भरकर ऑक्सीकरण से मुक्त किया जाता है। ऑक्सीकरण से मुक्त किया जाता है। इसके अलावा जो है दोस्तों, इसके लिए जो मोटी मोटी बातें जो अपन ने पढ़नी थी वो पढ़ लें। यहाँ पर और लिख सकते हैं कि ये मोस्टली जो है वो 5 एम्पियर से 30 एम्पियर क्षमता तक बनाए जाते हैं। यानी कि रिवायरेबल प्रकार के जो फ्यूज़ हैं उनसे कम क्षमता में बनाए जाते हैं।
तो जो मुख्य मुख्य बातें जो अपन ने को पढ़नी थी वो अपन ने कार्टेज के बारे में पढ़ी। अब कार्टेज जो हैं दोस्तों वो भी कई प्रकार के हो सकते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि कारतूस फ्यूज़ जो है वो दो प्रकार के होते हैं मोस्टली। एक तो आपका LRC होता है और दूसरा आपका HRC होता है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको इन सब की फुल फॉर्म बताऊं कि यहाँ पर LRC से मतलब यह है लो रैप्चरिंग कैपेसिटी, और यहाँ पर जो है वो है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। दोस्तों इनके हिंदी के नाम आपको और पता हो, इनका जो हिंदी का नाम है वो है निम्न या लघु विदारण क्षमता, और यह हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी के लिए लिखेंगे उच्च विदारण क्षमता। दोस्तों ये मोस्टली 50 के और ये लिखा होता है 80 के, यानी कि के का मतलब यहाँ पर किलो से मतलब नहीं है। मैंने बताया था आपको कि फ्यूज़ की कैपेसिटी होती है, तो कई बार ऐसे लिखा हुआ आ जाता है कि 50 के का या 80 के का जो है ये फ्यूज़ होते हैं, यानी हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी वाला जो है वो 80 के तक का, और यहाँ पर ये 50 के तक का, यानी 50 एम्पीयर तक की क्षमता तक काम करने वाला फ्यूज़ हो सकता है। तो ये थे आपके कारतूस प्रकार के फ्यूज़ थे, LRC और HRC। अब दोस्तों यहाँ पर LRC जो है उसमें भी अपन 3 प्रकार अपन मोस्टली पढ़ते हैं। LRC जो है उसमें एक तो डाउस्ड प्रकार या प्लग टाइप का फ्यूज आता है, एक फेरुल संपर्क जिसको राउंड फ्यूज भी कहते हैं, और एक फेकल संपर्क कारतूस फ्यूज भी होता है। दोस्तों यहाँ पर ये आपको चित्र दिए गए हैं, नाम के आगे उसी का चित्र बना हुआ है। दूसरी बात आपको ये पता हो कि ये जो डाउस्ड प्रकार के जो होते हैं ये मोस्टली एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है। इसके लिए आपको जो क्वेश्चन याद रखना है वो ये है कि ये ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री में उपयोगी, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोगी, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जो अपन काम में लेते हैं वो वास्तव में LRC के डाइस प्रकार के होते हैं, जिनको प्लग टाइप फ्यूज भी कहते हैं अपन, यानी कि प्लग करते हैं उनको ऐसे दबा करके। आपने देखा होगा मिक्सी ग्राइंडर वगैरह में भी जो लगा होता है वो डाइस प्रकार का ही होता है। आपको ये भी पता हो दोस्तों यहाँ पर कि ये अलग अलग कलर के अंदर आएंगे। यदि सफ़ेद है तो 50 एम्पियर का है, ग्रे है तो 16 एम्पियर का है, पीला है तो 25 एम्पियर का है, तांबा है तांबे के कलर का है तो 63 एम्पियर का है, गुलाबी है तो 2, नीला है तो 20, भूरा है तो 4, हरा है तो 6 और लाल है तो 10 एम्पियर तक का। तो जाहिर सी बात है कलर से भी जो है इनकी क्षमता का निर्धारण किया जा सकता है। हो सकता है आपसे पूछ ले कभी, तो इसलिए इनको याद करना है अपने को। ऐसे ही बात करते हैं अपन फेरुल संपर्क राउंड फ्यूज़ की। तो ये राउंड फ्यूज़ के बारे में पूछा जाता है कई बार। तो निम्न क्षमता पे काम करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के उपकरणों में इनको भी काम में लिया जाता है। ऐसे ही बात करते हैं फेकल संपर्क कारतूस फ्यूज़ के बारे में। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पर FWP लिखा हुआ आएगा और ये कौन सा होगा आपका फेकल संपर्क कारतूस होगा। तो दोस्तों इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए मोस्टली कि ये LRC के प्रकार है सब के सब। आगे फिर मैं बात करता हूँ HRC की। तो सबसे पहले आपने इसकी फुल फॉर्म पढ़ ली है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी
हिंदी में आपने पढ़ा इसके लिए उच्च विदारण क्षमता। यहाँ पर वही सब चीज़ें अपन मोस्टली पढ़ते हैं कि ये भी एक ट्यूब नुमा आकार में बना होता है। लेकिन हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कैसा चित्र दिया गया आपको। क्या ये ट्यूब नुमा आकृति में है? क्या नहीं है। लेकिन ये क्या है? HRC है क्या? बिल्कुल है। ये आपको दोनों जो चित्र दिए गए हैं वो HRC के ही दिए गए हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा, लेकिन ज़्यादातर जो है, अधिकतर जो है वो ट्यूब नुमा आकृति के अंदर जो है वो बने हुए होंगे। दोस्तों इनके लिए भी मैं कह सकता हूँ कि इनमें यहाँ पर जो है वो एक इंडेक्स वर्त जो है वो बना होता है। इसमें बने इंडेक्स वृत्त से फ्यूज की सही स्थिति का पता चलता है। फिर है इनमें फ्यूज के पिघलने पर होने वाली स्पार्किंग को समाप्त करने की व्यवस्था होती है। स्पार्किंग को समाप्त करने के लिए शुष्क पाउडर, गैस व द्रव व निर्वात भी किया जाता है। ये वितरण स्टेशनों पर उच्च क्षमता फ्यूज के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये 30 से 1000 एम्पियर तक काम करने वाले हो सकते हैं। अगले पेज में पढ़ लेते हैं अपन। ये 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक कार्य करने वाले बनाए जा सकते हैं। ये कांच या पोर्सलिन से बने होते हैं। इनका
फ्यूजिंग गुणांक 1.1 होता है। इनसे आग का खतरा नहीं रहता है। तो दोस्तों ये सब जो थी वो मोटी मोटी बातें आपने पढ़ी HRC के बारे में। अब बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर दोस्तों आपको एक डायग्राम दिया गया है, ब्लॉक डायग्राम दिया गया है। इस ब्लॉक डायग्राम में हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर फ्यूज़ बताया गए हैं, और फ्यूज़ जो है वो दो प्रकार के मोस्टली बांटे गए, एक तो DC पे काम करने वाले और एक AC पे काम करने वाले। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि DC पे काम करने वाले जो फ्यूज़ हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला कार्टिज फ्यूज़ है, दूसरा जो है वो ऑटोमोटिव फ्यूज़ है, तीसरा जो है वो रीसेटेबल है, चौथा जो है वो सेमीकंडक्टर फ्यूज़ है, पांचवा जो है वो ओवर वोल्टेज सुपरविजन स्विच है फ्यूज़ है, और यहाँ पर आप AC वाले जो बात कर रहे हो उनको यहाँ पर आप लो वोल्टेज फ्यूज़ में और यहाँ आप हाई वोल्टेज फ्यूज़ में दो अलग अलग प्रकार से बांट देते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले लो वाले जो पढ़ रहे हैं उनमें कार्टिज फ्यूज़ है, ड्रॉप आउट फ्यूज़ है, रीवायरेबल प्रकार का फ्यूज़ है, और यहाँ पर स्ट्रेकर फ्यूज़ है और स्विच फ्यूज़ है। जबकि यहाँ आप पढ़ते हैं तो यहाँ एक्सप्लेशन फ्यूज़ है और इसके अलावा HRC फ्यूज़ है। तो इस प्रकार से आपने जो है वो डिवाइड किया। दोस्तों ये यहाँ पर फ्यूज़ का डिवाइडेशन किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इतने ही फ्यूज़ होते हैं, और भी फिर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। आप LRC HRC के अंदर भी पढ़ लेते हैं अलग अलग प्रकार इनके, तो बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। कुछ जो है वो फ्यूजिंग यूनिट्स भी हो सकती है, जो जैसे MCB की बात करें अपन, ALCB की बात करें हम, तो ये भी एक तरह से सुरक्षा युक्तियाँ हैं और फ्यूज़ की तरह काम करने वाली युक्तियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर अपने को जो मुख्य जो हैं उनको बताया गया है। यहाँ मैं आपको डायग्राम से और बता देता हूँ कि यहाँ मुख्यतः DC पे काम करने वाले जो फ्यूज़ हैं उनमें पहला ये कार्टिज बताया गया है, ये ऑटोमोटिव है और ये रीसेटेबल है, और यहाँ पर जो आप सेमीकंडक्टर वाले पढ़ रहे हैं और यहाँ पर आप ओवर वोल्टेज वाले पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से आप AC के भी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कार्टिज प्रकार का है, ये ड्रॉप आउट है, ये रीवायरेबल प्रकार का है, ये स्ट्रेकर है, और ये यहाँ पर जो है वो स्विच फ्यूज बताया गया है। इसके अलावा आपने HRC देख ही रखा है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि मोटे मोटे रूप से ये जो फ्यूज़ हैं वो अपने काम में आने वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन के थ्योरी में अपने काम में आने वाले हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। धन्यवाद। अगली क्लास में हम और पढ़ते हैं।